गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र चीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। तो देखिएगा, कल अपन ने पढ़ा था एटॉमिक मास और एटॉमिक मास की पूरी रेंज पढ़ी। आज हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? तो ये मॉलिक्यूलर मास की रेंज पढ़ रहे हैं पूरी। तो यहाँ पर देखिएगा, मॉलिक्यूलर मास हिंदी में हम कहते हैं इसको अणुभार। तो यहाँ पर जो अपन पढ़ेंगे वो आपेक्षिक अणुभार होगा। क्या होगा भाई? आपेक्षिक अणुभार। जैसे आपेक्षिक परमाणु भार था ना भाई, उसको तुलना करके निकाला किससे? कार्बन 12 के सापेक्ष। तो यहाँ पर भी मानक कौन है? यहाँ पर भी मानक किसको माना? मानक माना C12 को, कार्बन 12 को। तो परिभाषा क्या आती है? वही परिभाषा है जो परमाणु भार की थी। क्लियर? बस इसमें अणुभार हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि भाई किसी पदार्थ का अणुभार एक संख्या है जो हमें यह बताता है कि उस पदार्थ का एक अणु, क्या बताता है? उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। क्लियर? क्या कहा मैंने? किसी पदार्थ का अणुभार एक संख्या है जो हमें यह बताता है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। क्लियर? तो यहाँ पे परिभाषा क्या है अणुभार की? किसी पदार्थ का अणुभार एक संख्या है जो यह बताती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। क्लियर? तो क्या कहता है अणुभार की परिभाषा? हमने कहा कि सर किसी पदार्थ का अणुभार एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि उस पदार्थ का एक अणु, क्या कहा मैंने? उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12, कार्बन 12 का मतलब है कार्बन का एक समस्थानिक होता है जिसका परमाणु भार है 12 के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। क्लियर? जैसे आपसे कहा कि सर ऑक्सीजन का अणुभार जो है वो 32 है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का जो एक अणु होता है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से 32 गुना भारी है। क्लियर? ये कहना चाहता है। मतलब क्या कहा मैंने? ऑक्सीजन का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से 32 गुना भारी है। कितना गुना भारी है भाई? 32 गुना। तो आप यहाँ पर देखिएगा, अपन ने यहाँ पे बात करें तो ये कौन सा आ गया? आपेक्षिक अणुभार कहते हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था परमाणु भार में भी और अणुभार में भी कि जहाँ पर भी मैं परमाणु भार शब्द का यूज करूंगा तो उसका मतलब आपेक्षिक परमाणु भार से ही है, और जब भी मैं अणुभार शब्द का यूज करूंगा तो उसका मतलब भी आपेक्षिक अणुभार से ही है। क्लियर? तो आपेक्षिक अणुभार क्या आएगा? यहाँ पे आएगा पदार्थ के एक अणु का भार बट्टे 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। कितना आएगा? 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। इसे कहते हैं हम आपेक्षिक अणुभार। क्लियर? तो ये आता है आपेक्षिक अणुभार का सूत्र। क्लियर? तो आपेक्षिक अणुभार को हमने किसको मानक मान के किया? कार्बन 12 को, जो हमें बताता है कि भाई किसी पदार्थ का अणुभार एक संख्या है जो ये बताती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। क्लियर? ये आ गया।
अब यहाँ पे अपन बात करें कि परमाणु भार की इकाई क्या होती है। तो परमाणु भार की इकाई होती है वही जो अणुभार की जो इकाई होती है वो वही होती है जो परमाणु भार की इकाई होती है। AMU अणुभार को भी इसमें यूज करते हैं, या U या DA से प्रदर्शित करेंगे, ये इनकी इकाइयाँ हैं। क्लियर। तो ये अणुभार की इकाई है आपेक्षिक अणुभार की। क्लियर है। अब हम अणुभार कैसे निकालते हैं, ये तो सिंपल एक परिभाषा है। अब हमें अणुभार निकालना है, मान लो कोई अणु दे रखा है और उसका भार कैसे निकालना है अणुभार, तो हम कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। तो यहाँ पर मान लो कोई अणु दे रखा हो, उसका सूत्र दे रखा हो पदार्थ के अणु का, और हमसे पूछे कि सर इसका अणुभार क्या होगा, वो बात पूछे अपन से। क्या पूछे अपन से, उसका अणुभार क्या होगा, वो बात पूछे अपन से। तो अणुभार कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। क्लियर। क्या कहा मैंने, अणुभार कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। तो अपन ने कहा कि सर किसी भी पदार्थ का अणुभार जो होता है वो उस पदार्थ के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों के योग के बराबर होता है। क्या कहा मैंने, किसी भी पदार्थ का अणुभार उस पदार्थ के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग होता है, और यही सबसे ज्यादा काम आएगा। तो मैंने क्या कहा कि सर किसी पदार्थ का अणुभार उस पदार्थ के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग होता है। क्या कहा मैंने, उस पदार्थ के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग होता है। जैसे मान लो आपसे कहा कि सर O2 का अणुभार कितना होगा। क्लियर। तो O2 में कितने परमाणु हैं ऑक्सीजन के, 2। तो यहाँ एक परमाणु का 16 होता है, तो 2 का कितना हो गया, 16 दूना 32। इसकी इकाई क्या है, वही AMU या U। क्लियर। आपने कहा कि सर CH4, तो CH4 का अणुभार कितना होगा, कार्बन का 12 होता है और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 का 4 हो गया, कितना हो गया 16 U। आपने यहाँ पे कहा N2O5, एक नाइट्रोजन का 14 होता है परमाणु भार, तो 2 का 28 हो गया। एक ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार, तो 5 का 80 हो गया। तो 28 प्लस 80 बराबर 108 U। क्लियर। आपने यहाँ पे जैसे SO2 ले लिया। क्लियर। SO2 में सल्फर का 32 होता है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32 हो गया, तो वही क्या हो गया 64 U। क्लियर। आपने यहाँ पे SO3 ले लिया, एक का सल्फर का 32 है, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 3 ऑक्सीजन का 48 हो गया, 32 और 48 80 U हो गया। आपने ऐसे यहाँ पे ले लिया C6H12O6 ले लिया। एक कार्बन का 12 होता है, तो 6 कार्बन का तो 72 हो गया। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 हाइड्रोजन का 12 हो गया। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 6 ऑक्सीजन का 96 हो गया, और इनको जोड़ा तो ये पूरा 180 हो गया। इकाई क्या लगा दी अपन ने, U। क्लियर। और देखें अपन जैसे अपन ने कहा H2 का कितना होता है भाई, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का 2 हो गया। अब हाइड्रोजन का परफेक्ट कितना होता है परमाणु भार, 1.008 होता है, तो इसको 2.016 भी लिख सकते हैं, ये परफेक्ट होता है इसका। क्लियर। आपने लिया Cl2, एक क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 2 का कितना हो गया 71 हो गया, वही U। क्लियर। आपने ऐसे यहाँ पे ले लिया C12H22O11, C12 कितना हो गया 12 12 144 हो गया, प्लस 22 हाइड्रोजन का हो गया, और प्लस एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 11 का कितना हो गया 176 हो गया। तो कितना हो गया भाई 342 U हो गया। कितना हो गया भाई 342 U। कर सकते हैं।
जैसे आपने यहाँ पे ले लिया, मान लो FeSO4, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, .7H2O ले लिया। तो यहाँ पर देखें Fe का परमाणु भार अपन 56 आता है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। तो देखो यहाँ पे वो देगा इनके परमाणु भार, इतना ध्यान रखना। तो Fe का 56 है, तो Fe कितना 1 है, तो 56 हो गया। सल्फर का 32 है, तो 1 सल्फर है, 32 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो 1 का 16 है, 4 का 64 हो गया। अब यहाँ पे जल का अणु 7 है, और एक जल के अणु का अनुभार कितना होता है भाई? जल के अणु का अनुभार कितना है? H2O मान लिया अपन ने, तो हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 16 है, कितना हो गया? 18 हो गया। तो एक जल के अणु का अनुभार 18 है, तो 18 × 7, क्या कहा मैंने? 18 × 7 कितना होता है? 18 पंजे 90, 18 छिक्की 108 और 18 सत्ते 126। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया ये 126, इनको ऐड किया, 6 4 10 और 8 18 का 8 हासिल 1, 7 और 2 9, 9 और 3 12 और 5 17 का 7 हासिल 1 और 1 2, 278 U हो गया। कितना हो गया भाई? 278 U हो गया। कोई प्रॉब्लम? ये है अणुभार को निकालने का तरीका। तो मैंने क्या कहा, किसी भी पदार्थ का अणुभार जो होता है उसके एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग होता है। क्या कहा मैंने? उसके एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग होता है। क्लियर है? तो ऐसे निकालेंगे योग। जैसे मान लो आपको कोई एक अणु दे दिया, एक थोड़ा सा सिंपल एक अणु दे दें आपको, मान लो CCl4 दे दिया, इसका अणुभार निकालना हो तो कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, और एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो 4 क्लोरीन का गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 + 71 71 कितना हो गया? 142। तो यहाँ कितना आएगा? 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 154 U हो गया। क्लियर? आपने यहाँ पे KMnO4 ले लिया, K का 39 होता है। क्लियर? Mn का अपन को दे दिया, मान लो कि 54 होता है, और O का कितना हो गया? 4 है, तो 64 हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे इनको जोड़ें अपन, 4 4 8 और 9 कितना हो गया भाई? 8 और 9 17 का 7 हासिल 1 और 7 5 12 और 3 15। ठीक। अब वो यहाँ पे मान लो K का Mn का कितना देते? 52 दे देते, 155 हो जाएगा ये। ठीक। Mn का कितना देते? 52 दे देते, तो 155 हो जाएगा। तो जितना वो देगा ना परमाणु भार नीचे, वो अपन लिख देंगे। तो समस्थानिक का भी तो परमाणु भार आएगा। क्या आएगा भाई? समस्थानिक का परमाणु भार आएगा। तो ये परमाणु भार आपको गिवन होंगे, उन सबको जोड़िए, आंसर आ जाएगा। क्लियर? जैसे आपने CaCO3 ले लिया, कैल्शियम का 12। अब हम बात करें, ये तो आपके आगे अणुभार। अब मान लो आपसे पूछ ले कि एक अणु का वास्तविक भार क्या होगा, तो यहाँ पे अपन बात करें पदार्थ के एक अणु का वास्तविक भार, और जब पदार्थ के एक अणु का वास्तविक भार आएगा तो कितना आएगा वो देखिएगा। आप जानते हैं जो अणुभार होता है वो AMU में होता है। तो यहाँ पे हम AMU की वैल्यू पुट करेंगे जब आंसर आएगा। जैसे आपने परमाणु भार में निकाला, तो परमाणु भार में AMU की वैल्यू रख दी 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम, या 1.66 गुना 10⁻27 किलोग्राम, और वहाँ आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपेक्षिक अणुभार, आपेक्षिक अणुभार गुना 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम, ये आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? आपेक्षिक अणुभार बराबर 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम। अगर किलोग्राम में लिखना है तो 10⁻27 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर है? ये आ गया उस पदार्थ के एक अणु का वास्तविक भार निकालने का तरीका। क्लियर? जैसे मान लो अपन यह बात करें, अपन ने ये मान लिया, ठीक है ना, ये बात करें अपन यहाँ पर कि सर ऑक्सीजन के एक अणु का
वास्तविक भार क्या होगा? तो ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता है? 32 यू होता है। तो एक यू की वैल्यू कितनी है? 1.66 गुना 10 की घात माइनस 24 ग्राम। यहाँ वैल्यू रख दो। 32 गुना 6 192 होता है। 192 में से 2 ले लिया, 19 बच गया। फिर 192 में 19 ऐड हो जाएगा, 11, 10 और 1 11 और 2 2 1 1 हो गया। यहाँ पे 1 आएगा, 21 बच गया। और फिर 32 प्लस 21 कितना हो गया? 355312 हो गया, गुना 10 की घात माइनस 24 ग्राम हो गया। ये ऑक्सीजन के एक अणु का वास्तविक भार है। क्या है भाई? ऑक्सीजन के एक अणु का वास्तविक भार है। ऐसे यदि आपसे पूछे, मान लो एग्जाम्पल कि सर SO2 के एक अणु का वास्तविक भार पूछे, तो SO2 का अनुभार होता है कितना? 64 यू है। तो यहाँ यू की वैल्यू रख दीजिए 1.66 गुना 10 की घात माइनस 24 ग्राम। क्लियर? आपसे पूछ ले यहाँ पर H2 के एक अणु का वास्तविक भार, तो H2 का अनुभार कितना होता है? 2.016 गुना 1.66 गुना 10 की घात माइनस, आप चाहें तो ग्राम में लिखें और आप चाहें तो किलोग्राम में लिखें, माइनस 27 ऑफ kg। क्लियर? क्या होगा? माइनस 27 ऑफ kg। क्लियर है? आपने ऐसे यहाँ पे लिखा, मान लो कि सर कोई भी चीज दे दे वो कि NH3 के एक अणु का वास्तविक भार, तो NH3 का अनुभार है 17 गुना, यहाँ पे मान रख देंगे AMU का, तो 1.66 गुना 10 की घात माइनस 24 ग्राम। आया कि नहीं आया? ये है किसी भी एक अणु का वास्तविक भार निकालने का तरीका। कोई दिक्कत? चलिए, तो निकाल सकते हैं अपन वास्तविक भार। क्या करना है? जो भी भार आएगा उस भार को आपको AMU के भार से गुना करना है। क्या करना है? उस भार को आपको AMU के भार से गुना करना है। क्लियर? हमने पढ़ा है एक अणु का वास्तविक भार, उसमें तो क्या करना है? जो उसका अणुभार है उसको AMU के मान से गुना करना है। 1.66 गुना 10 की घात माइनस 24 ग्राम या 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम से गुना करना है। क्लियर? अब अपन बात करते हैं औसत अनुभार। औसत अनुभार कब निकलेगा और कैसे निकलेगा वो देखिएगा। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ये कब निकलेगा? जब आपको मिश्रण दे रखा हो तो उस मिश्रण के लिए हम औसत अनुभार ज्ञात करते हैं। तो औसत अनुभार, या अपन कह दें किसका अनुभार? मिश्रण का अनुभार। जब किसी मिश्रण में एक से ज्यादा पदार्थ दिए गए हों तो वहां पर हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं बेटा औसत अनुभार। क्या निकालते हैं? वो औसत अनुभार। तो यहाँ पर क्या आता है? जैसे आपने अभी परमाणु भार में पढ़ा था औसत परमाणु भार, ऐसे यहाँ पढ़ते हैं अपन औसत अणुभार। क्या पढ़ते हैं अपन? औसत अणुभार। कितना आएगा? ये आएगा M1x1 प्लस M2x2 प्लस डैश 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 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश डैश। क्लियर? तो यहाँ पर M1 और M2 क्या है? भिन्न भिन्न पदार्थों के अनुभार है, और x1 x2 उस मिश्रण में उन पदार्थों के भार प्रतिशत है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? M1 व M2 क्या है भाई? मिश्रण में उपस्थित पदार्थों के अनुभार हैं। क्लियर? और यहाँ पर x1 व x2 जो हैं उन पदार्थों का क्या है? भार प्रतिशत है। क्या है? उन पदार्थों का भार प्रतिशत है। क्लियर? कैसे है वो देखिएगा। जैसे आपने लिया एयर,
वायु ले ली। अब वायु में मान लो आप वो घटक दे दे, होते तो अलग है लेकिन अपन ऐसे लिख दें, इधर 78% नाइट्रोजन है किसकी दृष्टि से, अनुपात की दृष्टि से, और यहाँ पर 21% ऑक्सीजन है, और बचा कुचा अपन 1% होती तो बहुत सारी गैसें, लेकिन अपन ने CO2 मान लिया है। तो बताइए इस वायु का औसत अणुभार क्या होगा। क्लियर। तो यहाँ देखो M1 आया, नाइट्रोजन के लिए कितना होगा, 14 2 28 हो गया। क्लियर। M2 ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, 16 2 32 ही हो गया। और M3 CO2 के लिए कितना होगा, 44 ही हो गया। क्लियर। X1 कितना होगा, X1 आएगा आपके नाइट्रोजन का 78 हो गया, X2 आएगा आपके ऑक्सीजन का कितना हो गया, 21 हो गया, और X3 आएगा आपके CO2 का 1% हो गया। क्लियर। अब हम यहाँ पर देखें कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका वायु का औसत अणुभार बराबर कितना आएगा भाई, वायु का औसत अनुभार आएगा वही M1 3 है यहाँ पर, तो M1X1 प्लस M2X2 प्लस M3X3 बट्टे नीचे क्या जाएगा, X1 प्लस X2 प्लस X3। क्लियर। M1 कितना है आपके 28 गुना 78 X1 प्लस M2 कितना है आपके 32 गुना 21 X2 प्लस M3 कितना है आपके 44 गुना 1 बट्टे M1 कितना है 78 प्लस 21 प्लस 1। क्लियर। तो यहाँ पे अपन निकालें तो ये कितना आएगा, 28 गुना 78 कर लो, तो 78 गुना 28, 8 8 14 का 4 हासिल 6, और 8 7 56 और 6 62, 8 2 16 का 6 हासिल 1, 7 2 14 और 1 15, कितना हो गया 4 8 6 5 11 का 1 हासिल 1 और 2, ये हो गया 2184 प्लस 21 गुना 32, 21 2 42 का 2 हासिल 4 और 21 3 63 और 4 67, कितना हो गया 672 और प्लस 44 बट्टे नीचे कितना आ गया 100। तो ये टोटल जोड़ेंगे 4 और 2 6 और 4 10 की सुपर हासिल 1, 10 की सुपर हासिल 1, 5 और 7 12, क्या गया भाई 5 और 7 12, 12 8 20 की सुपर हासिल 2, और 6 और 2 8 और 1 9 और 2 बट्टे 100 बराबर हो गया 29 AMU। ऐसे निकलेगा औसत अणुभार। क्लियर है। चलिए ठीक है, आप यहाँ पर मान लो ये एग्जाम्पल दे दिया, अब ये मिश्रण दे दिया कि भाई एक मिश्रण में 25% CH4 C2H6 25% और C4H10 50% है, तो इस मिश्रण का औसत अनुभार क्या होगा। तो इस मिश्रण का अनुभार ज्ञात करना है, जिसे हम कहते हैं औसत अनुभार, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर। तो यहाँ पर जो औसत अनुभार आएगा वो कैसे आएगा वो देखिएगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन देखें इसका अनुभार कितना होगा CH4 का, तो M1 हो गया 12 और 4 16, M2 इसका अनुभार कितना होगा 12 2 24 और 6 30, और M3 इसका अनुभार कितना होगा 2 48 और 10 58। क्लियर। X1 कितना है यहाँ पर 25 हो गया, X2 कितना है यहाँ पर, ये भी 25 हो गया, और X3 कितना है यहाँ पर, ये 50 हो गया। ओके। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ शब्द आया आपके औसत अनुभार। क्या शब्द आया, औसत अनुभार। तो M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3, और होते तो और आ जाता है M4 X4, यहाँ 3 ही है तो 3 आएंगे, बट्टे नीचे क्या आएगा X1 प्लस X2 प्लस X3। ओके बेटा। अब यहाँ पर आप देखिएगा M1 का मान कितना है 16 गुना X1 का मान कितना है 25 प्लस M2 का मान कितना है 30 गुना X2 का मान कितना है 25
और M3 का मान कितना है 58 और इंटू H3 का मान कितना है 50, क्लियर, बट्टे 25 प्लस 25 प्लस 50, ओके। तो यहाँ पे कितना आएगा 16 इंटू 25 कितना होता है 25 की 150 की सुपर हासिल 15 25 और 15 40 400 हो गया, प्लस 30 इंटू 25 0 25 75 750 हो गया, और 50 इंटू 58 8 45 सुपर हासिल 4 और 25 और 4 2900 हो गया, बट्टे 100 हो गया, क्लियर। इन सबको जोड़ लिया 2900 और 400 हो गया 3300 और 750 हो गया 700 हो गया कितना 4050, क्लियर। तो ये हो गया 4050 बट्टे 100, तो ये आएगा 40.50 AMU, क्या जाएगा AMU या U, क्लियर। ये इसका औसत अनुभार आएगा, क्लियर है। तो ऐसे कोई भी मिक्सचर दे दे, कोई भी मिश्रण दे दे, मिश्रण का जो अनुभार होता है वो औसत अनुभार कहलाता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए